बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाने का ऐलान कर दिया। फैसला कल सुबह 10 बजे सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन दो तरफा प्रेशर में है। इमरान खान भी इस पर मुसलसल दबाव बढ़ाते जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत ने भी कमीशन के सामने एहतजाज और धरने की धमकी दे दी थी। मैं फॉरेन फंडिंग केस का फैसला कौम के सामने जल्द अज जल्द लाने का मुतालबा करती हूँ। जो खुफिया अकाउंट्स इसने आज तक खुफिया रखे हुए वो कौम के सामने लाए जाएं। अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आता तो फिर तमाम जमातों की मशावरत के साथ हम ECB के सामने धरना देंगे। 80% पाकिस्तान की आबादी कोई इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। हमने पुरअमन जुमेरात को दोपहर को हमने इलेक्शन कमीशन के सामने प्रोटेस्ट करना है कि ये रिजाइन करें, क्योंकि जब 80% पाकिस्तान की जो आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी सूरत उस इलेक्शन कमीशन को आगे अगले इलेक्शन कंडक्ट नहीं करने चाहिए। क्या ये बात अजीब महसूस नहीं होती? एक ही इदारे और एक ही सरबराह से दोनों मुतमईन नहीं है। आज पंजाब असेंबली के बाद KP असेंबली ने भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करारदाद पास कर दी, जबकि आज असद उमर ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान भी कर दिया। गोया सबको पता था कि यह फैसला शायद 1-2 दिन में आने वाला है। ये जो इलेक्शन कमीशन ने तमाशा लगाया है कि 11 बंदों की रेजिग्नेशन जो है वो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है। इलेक्शन कमीशन के पास कौन सा कानून के अंदर इख्तियार था कि वो ये इस्तीफों को मंजूर ना करे, और 3.5 महीने के बाद मर्जी के 11 इस्तीफे जो हैं वो मंजूर कर लिए जाएं। बिल्कुल सरियन गैर कानूनी काम किया है के ऊपर तो बाकायदा तौर पे एक रेफरेंस फाइल किया जा रहा है। कल का फैसला क्या और कैसा होगा ये हमारा आज का इशू होगा, जबकि आज चौधरी शुजात हुसैन भी मैदान में आ गए। आर्मी चीज को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा, ये हम शासन का कोई कसूर है। अगर हम शासन सारे जो है, चाहे वो हुकूमत में हो जाए हुकूमत में बाहर हो, और वो एक हो जाए तो हम क्या मैसेज जैसे दुनिया को हम एक हैं। तो मैं रह रहा हूँ, इधर पटेल साहब का हो रहा है, ये अभी यहाँ पर मैं दावा देता हूँ कि यहाँ आज अब तो कोई अमर माने नहीं है ना इकट्ठे होने में। किसी शख्स को 2-4 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेंगी, किसी को चढ़नी पड़ेंगी। सूबे में वजीर आला वो है, ऊपर हम हुकूमत का हिस्सा है। अब किस बात की शर्म है? चौधरी खानदान के लोग भी एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये इल्जामात किस हद तक दुरुस्त हैं, हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अली मोहम्मद खान साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है और ये उन 11 MNAs में शामिल हैं जिनके इस्तीफे स्पीकर साहब ने मंजूर कर लिए, और ये अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से डी सीट भी हो चुके हैं। हमारे दूसरे मेहमान कंवर दिलशाद साहब होंगे, इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी हैं। उनसे पूछेंगे फॉरेन फंडिंग केस में क्या क्या सजाएं हो सकती हैं। और सबसे पहले चौधरी सालिक हुसैन साहब हमारे साथ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कॉफ के साथ इनका ताल्लुक है, इन्वेस्टमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स के वफाकी वजीर भी। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, ये मोनस इलाही साहब और परवेज इलाही साहब के साथ आप लोगों की मुकम्मल दूरी हो चुकी है, या फिर कहीं कोई राब्ता है और खानदान के जुड़ने का कोई इम्कान दोबारा मौजूद है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, शुक्रिया अपने प्रोग्राम में जी मदऊ करने का। देखिए जावेद साहब, हमारे मतलब ताल्लुकात कोई आज के तो है नहीं जी। हम एक ही घर में बड़े हुए, एक ही घर में हमेशा रहे जी, और आपने टेढ़ी कर दी। कई नहीं मतलब सैकड़ों ऐसे हमारे दोस्त हैं, और जो बीच में जरूर एक ब्रिज का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए लेकिन हमारा कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं पहले। ठीक, लेकिन कोई इम्कान है कि वापस खानदान जुड़ जाए, या फिर आप समझते हैं कि खत्म हो गया, बस अब एक सियासी दूरी है, उसने खानदान को भी दूर कर दिया? आप यकीन करें जी, मैं खुद इन सारे मामलात से बहुत दुखी हूँ। शुजात साहब भी कोई खुश नाराजी नहीं है, लेकिन कई ऐसी चीजें बीच में आई जिसकी बार बार इनसे बात की गई, जिससे 1-1.5 महीने में परवेज इलाही साहब से, चौधरी वजाद साहब से, मोनस साहब से सबको बताया गया है कि जी एक सियासत अपनी जगह पे, लेकिन ये जो जाती और एक पर्सनल इंटेग्रिटी पे जो सवाल उठना शुरू हो गए हैं, ये काइंडली जो है ना नहीं होना चाहिए। सियासत में इतना नहीं इंसान को बेरहम होना चाहिए कि किसी को यकीन दिलवाने के लिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, आप अपने ही रिश्तेदारों को गालियां देना शुरू कर।
अच्छा, वैसे चौधरी ये फरमाइए, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से बल्कि पीडीएम की तरफ से चौधरी परवेज इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा था, मिठाई तकसीम हो गई, जरदारी साहब के घर जाके आप फूलों के हार और उसके साथ फलों के टोकरे भी ले गए, आप सब चीजें सेटल हो गई, तो फिर आप ये जो मोनस इलाही साहब या फिर चौधरी परवेज इलाही साहब अचानक इमरान खान साहब के पास कैसे चले गए और हुआ क्या बेसिकली? ये भी चंद घंटों में सारा कुछ बदला। एक रात पहले दुआ खैर भी हो गई थी जिसमें मैं शामिल था, MNA हुसैन इलाही शामिल थे, परवेज इलाही साहब, शुजात साहब, नून लीग का हाई लेवल का डेलीगेशन, सब लोग शामिल थे। बड़ी क्लियर कट बात हुई, बड़ी क्लियर कट ऑफर हुई, बड़ी क्लियर कट उन्होंने कबूल किया। उसके बाद खाना खाया हमने, दुआ खैर हुई, फूल और वो हम लेकर इलाही साहब की तरफ गए। परवेज इलाही साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया। अगले दिन सुबह भी तहरीक एतमाद जमा करवाई बुज़दार साहब के खिलाफ। दोपहर तक भी सारा कुछ ठीक था। फिर वो दोपहर 12 और 4 बजे के बीच में कुछ हुआ। अच्छा, ये फरमाइए 11-12 बजे आपकी इसहाक डार साहब के साथ परवेज इलाही साहब की बात हुई थी और परवेज साहब ने उनको मुबारकबाद पेश की थी और दूसरे तरफ से में मुबारकबाद का फोन आया था? जी बिल्कुल, 11 बजे के करीब उनकी कॉल आई थी लंदन से और उन्होंने दोनों मेरे बुजुर्गों परवेज इलाही साहब और शुजात साहब दोनों को मुबारकबाद भी पेश की और ये भी कहा कि शाम 6 बजे आपको मियां नवाज शरीफ साहब भी कॉल करेंगे। ठीक, और उस इसका मतलब ये होगा कि 12 बजे तक मामला ठीक थे, लेकिन उसके बाद 2-3 घंटों में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बिल्कुल उनका दिल ही पलट गया? हमें यहाँ तो होता ना कि जो भी था, अगर उनके ज़हन में ऐसी बात थी तो कम से कम हम उसी घर में थे, उसी लाउंज में बैठे हुए थे जब परवेज इलाही साहब और मोनस इलाही साहब बनी काला गए हैं, लेकिन हमें वो कुछ नहीं बता के गए, सिर्फ ये कह के गए कि जी हम उनको मगरू लान जाए। किनको? इमरान खान साहब को? इमरान खान साहब को। और यही कहा मोनस साहब ने भी कि जो भी बात होगी आके आपसे मशवरा करें। ठीक, और आपको फिर वहीं से पता चला? जी हम वहीं बैठे हुए, हमने तो टेलीविजन पे पता चला। ठीक, और परवेज इलाही साहब ने बात आपको एतमाद में नहीं लिया? हमको बात ये नहीं थी कि कोई किसी से कोई बहुत मोहब्बत थी या किसी से नफरत थी या कोई अदावत थी। बात थी चौधरी शुजात साहब को जो इन्होंने खुद सबके पास भिजवाया और उनको कहा कि जी सबको राजी करें, कन्विंस करें इस बात पे कि मैं वजीर आला हूँ, और बड़ी बड़ी क्लियर कट बात थी जी। तो मैं समझता हूँ कि जी अगर मैंने स्टैंड लिया, मैं यकीन करें चौधरी साहब, मैंने उस रात को ये सोच तैयार कर लिया था कि मैंने सियासत ही नहीं करनी, कि इतनी मुनाफकत मैं नहीं कर सकता कि हम यानी एक रात पहले कुछ अहद कर रहे हैं किसी से और उस अहद के पीछे एक पूरी चेन थी ट्रस्ट की कि PMLN इस बात पे राजी होगी कि परवेज इलाही साहब पंजाब के वजीर आला होंगे। मैं समझता हूँ ये मामूली बात नहीं होगी, इसके अंदर बहुत लोगों की कमिटमेंट्स थी, वादे थे, ट्रस्ट था। यहाँ हमें बता देते कि जी हमें ये ब्रांड नहीं पसंद, हमें इमरान खान साहब वाला ब्रांड पसंद है, तो हम ये काम ही ना करते। हमें खुद कहा गया, शुजात साहब को खुद भिजवाया गया हर जगह। अच्छा, साल से ये फरमाइएगा कि क्या ये बात दुरुस्त है कि जब तीसरी मरतबा आप लोगों की आसिफ अली जरदारी साहब से राब्ता हुआ, पहले 2 मरतबा ये मुज़ाकरात ब्रेक हुए और तीसरी मरतबा जब आपके साथ राब्ता हुआ तो आप लोगों ने हल्फ दिया था कि इस बार हम मुनरफ नहीं होंगे, इस बार हम अपनी बात पे कायम रहेंगे? जी हमने बिल्कुल ये कहा था, क्योंकि हमें भी ये कहा गया था कि अब ऐसा नहीं होगा। हमें कहा गया था कि जी अब आप, क्योंकि जाहिर बात है हमें भी तशवीश थी कि जी हम 2 दफा हमारी सुबकी हो चुकी है, तो अब तीसरी मोने साहब कोई ना कोई ट्वीट कर देते थे, हम बयान दे देते, तो परवेज साहब ने अब ऐसे नहीं हो। तो हल्फ किसने दिया? उन्होंने बोल दिया जी। हल्फ किसने दिया था कि इस बार मुनारफ नहीं होगा? चीमा साहब ने भी और मैंने भी, दोनों ने। और दोनों को उन्होंने यही कहा कि जी अब तो नहीं ऐसे होगा, हम पहले ही बहुत दफा हम हर किसी को कन्विंस कर चुके हैं और आप लोग फिर बैक ऑफ कर जाते। अच्छा, ये फरमाइए आखिरी बार जब आसिफ अली जरदारी साहब आपके पास आए 21 तारीख को, 21 और 22 जुलाई की दरमियानी रात, और अगले दिन जाहिर है इलेक्शन होने थे, तो क्या उस वक्त भी जरदारी साहब ने ये ऑफर की थी कि आप परवेज इलाही साहब से कह दें कि वो इमरान खान साहब के उम्मीदवार ना बने, हमारी तरफ से उम्मीदवार खड़े हो जाए, हम आपको चीफ मिनिस्टर बना देते हैं? जी ऐसी बात हुई थी। हुई थी? जी हुई थी। और आपने ऑफर की परवेज इलाही साहब को? मेरा तो जी, मैं तो छोटा, मैं इस तरह की बातें तो नहीं उनसे कर सकता, लेकिन शुजात साहब ने उनको ऑफर भिजवाई थी। और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इसको फिर? जी उन्होंने कहा कि अब मैं इमरान खान साहब का कैंडिडेट हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो जो अभी तक मुझे आके लोग ताने देते रहते हैं कि जी आपने कहा था कि परवेज इलाही खड़ा रहेगा, तो वो उसको कम से कम उनको कायल करें, तो वो उसको ऑनर करें। लेकिन ऑब्वियसली वो शुजात साहब देखेंगे ना, उनको कोई ओहदा चाहिए, ना उन्होंने इलेक्शन करना है, ना कोई और चीज। उनको सिर्फ ये थी कि यार मुझे अगर एक चीज में आप लोगों ने धकेला है और इस कमिटमेंट के साथ धकेला है और हर किसी के पास मैं किया उनको कन्विंस करना है, तो
मैं अपनी जिंदगी के इस हिस्से के अंदर ये नहीं कर सकता कि मैं कल को किसी को नजर मिला के बात ना कर सकूं। यानी इस लेवल तक जो है जी हमने कमिटमेंट की लोगों से और मीटिंग्स की। और ये जो सब कोई हमारा ये मेरे भाई हैं अली भाई, मतलब मैं इनकी दिल से इज्जत करता था और आज भी करता हूँ। मतलब मुझे दुख होता है देख के कि हम यानी कितना करीब थे, इकट्ठे बैठते थे, मिलते थे, लेकिन बस ये सियासत बड़ी बेरहम चीज है जी। और हम अगर खड़े रहे तो सिर्फ उस कमिटमेंट की वजह से, क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि जी आपकी कमिटमेंट खान साहब से भी तो थी, यकीनन थी। वो हमारा एक इलेक्शन के अंदर एक हमारा अलायंस हुआ था कि जहां से हम खड़े होंगे आप नहीं खड़े होंगे, और जहां खड़े होंगे हम नहीं खड़े होंगे। लेकिन अगर हमने ये दूसरी कमिटमेंट की तो इस पर पूरी फैमिली ऑन बोर्ड थी। अब वो कुछ लोग पाकिस्तान बचाने निकल गए हैं और हम गद्दार बन गए। अच्छा, ये फरमाइएगा, क्या आसिफ अली जरदारी साहब ने परवेज इलाही साहब को खत लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि अब आप मेरे खिलाफ दुश्मनी कर रहे हैं, मैं आपका दुश्मन हूं और अब मैं आपका मुकाबला करूंगा? नहीं, उन्होंने ये दुश्मनी वाले अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए थे, ठीक है, लेकिन खत लिखा था जी उन्होंने। एग्जैक्ट अल्फाज क्या थे उनके? उन्होंने जी गालिबन ये बात की थी कि जी फिर आप मेरी डायरेक्ट मुखालफत कर रहे हो। चोई साहब, ठीक है, चोई साहब, और उसके नतीजे भी भुगतना पड़ेगा। बैकग्राउंड उन्होंने बैकग्राउंड भी बताया कि जी मैंने कई जगहों पे आपको अपनों से बढ़ के ज्यादा प्यार किया और कई ऐसे मौके थे, आपको याद होगा। असल में मेमोरी भी हमारी वो डिलीट होती जाती है लोगों की। ऑब्वियसली हम उनकी हुकूमत में नायब वजीर आजम थे, हमारी उनकी काबीना में उनके वजीरों से ज्यादा हमारे वजीर थे। मतलब इस तरह की कई चीजें वक्तन फवक्तन होती रही जी। तो एक हिस्ट्री थी जी इन सारे लोगों के साथ जिनके पास शुजात साहब गए और उन्होंने आमादा किया इस बात पे कि परवेज इलाही साहब वज़ीर आला के लिए नामजद करो पंजाब। अच्छा, ये फरमाइए, खान साहब को बहुत दफा एडवाइस ये दी गई कि उनको बना दिया जाए पंजाब का वज़ीर आला, तो सुबह बेहतर हो जाएगा। हम भी इस चीज में बिलीव करते थे, लेकिन वो मेरा ख्याल है बात बनी नहीं, तो इस वजह से फिर इस तरफ रुख हो गया। और जब फाइनली बात बनी तो वो एक ऐसी जगह पे आके खान साहब ने भी सियासत की कि वो मतलब उसका फिर आपके सामने ये जो नतीजा निकला। अच्छा, चौधरी ये फरमाइएगा, क्या एक इल्जाम लगाया जा रहा है चौधरी वजाद साहब की तरफ से, आपके बुजुर्ग हैं, आपके चचा हैं, आपके बहुत करीबी भी हैं और पूरी जिंदगी आप उनके साथ ही रहे हैं, आप बड़े उनके फैन भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि आपने या चौधरी शुजात साहब ने या मियां मंशा साहब से कोई पैसे जो हैं वो माफ करवाने के लिए जरदारी साहब को दरम्यान में डाला था। जरदारी साहब ने ये कहा था कि वो पैसे भी माफ हो जाएंगे और साथ आपको मजीद पैसे भी मिलेंगे। जावेद चौधरी साहब, यकीन करें आपके सामने चौधरी शुजात साहब की सारी जिंदगी जी, कभी उन पे इस तरह के पैसों के या करप्शन के कभी इल्जाम नहीं लगे। ये निहायत ही जिस आदमी ने कहा आप उससे सिर्फ ये पूछते हैं कि तुमने खुद सुना, बस इतनी बात पूछ लीजिएगा। और ये बात गलत है, गलत इल्जाम है जी, बिल्कुल गलत इल्जाम है जी चौधरी साहब। मतलब $1 छोड़ के कोई भी करेंसी अगर हमने एक टेडी पैसा भी लिया हो किसी चीज के लिए भी, बिल्कुल झूठ है। ना वजारत का कोई कमिटमेंट थी, ना उसकी लालच थी, ना पैसों की कोई लालच। अच्छा, वैसे मियां मंशा साहब का जिक्र था इस सारे मामले में? सिर्फ जी सॉरी जी सिर्फ एक मिनट, मैं आता हूं अली भाई आपकी तरफ। किसी जगह मियां मंशा का जिक्र था सर इसमें? जरदारी साहब से जी डिस्कशन में आया था झूठ नहीं बोलता जी आया था। ये किस मुकाम पे आया? मैं बताता हूँ जी। एक हमारी टेक्सटाइल मिल थी जी, वो हमने बेची थी। मियां मंशा साहब जो थे वो बीच में थे, क्योंकि वो उनको भी जानते थे, हमें भी जानते थे। तो मियां मंशा साहब ने कहा था मेरे बड़े भाई को कि तुम्हारी बेलें पड़ी हुई हैं, ये इनको दे दो और बाद में तुम्हें इसका जो मुआवजा होगा, मेरा ख्याल है गालिबन 7 या 8 करोड़ रुपए की होती, वो मैं तुम्हें बाद में दिलवा दूंगा। अभी तुम ये इस पर साइन कर दो और ट्रांसफर कर दो अपनी टेक्सटाइल में। उन्होंने ट्रांसफर कर दी। बाद में मियां मंशा साहब से जब मेरे भाई ने पूछा तो उसने कहा जी करते हैं, होगा, देखेंगे। तो वो जिक्र जरूर हुआ। मेरे भाई ने जरदारी साहब को कहा कि जी आपने तो मंशा साहब से आपका ताल्लुक है, तो मेरी ये पेमेंट है जो मंशा साहब ने अभी तक नहीं मुझे दी। तो उन्होंने कहा यार बेटा जब वक्त आएगा तो दे देगा। ये बात हुई थी, डॉलर का जिक्र भी नहीं हुआ जी, और ना कोई ऐसी बात हुई है। इस कहानी को उन्होंने ट्विस्ट करके ये कह दिया कि हमने जरदारी साहब से डॉलर मांगे। ठीक। अच्छा, ये फरमाइए जी, जो आपकी डील हुई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ या पीडीएम के साथ, उसमें 17 सीटें ये थी कि काफ लीग को नून लीग 17 सीटें देगी कौमी असम्बली की? 15 की हुई थी जी, बात ये चल रही थी। ओके, और उसमें हमारे अली भाई के कई लोग को भी हम ये ऑफर करते हुए अपने ही घर के ऊपर, मैंने नहीं बुलाया, कोई और बुलाता रहा हूं।
और पीटीआई के 15 एमएनएज आपने तोड़ने की कोशिश की और मोनस इलाही साहब उनका इंटरव्यू करते मैंने हैं। मैंने नहीं की जी, मैंने एक को भी तोड़ने की कोशिश की। मोनस इलाही साहब करते रहे। मैं कुछ नहीं कह सकता जी। नहीं, वैसे आपके घर में सर लंच पे मीटिंग होती रही है? जी मतलब मैं नहीं चाहता कि जी मतलब वो करते रहे घर की बातें और वो भी झूठ करते रहे। मैं वो ऑब्वियसली इनको पता होगा जी, इनकी जमात के लोग थे, वो ऑब्वियसली उन्होंने बताया होगा। और ये वो लोग वो तो नहीं है मैंने किसी को नहीं बुलाया। ये वो तो नहीं है जो सिंध हाउस में रहे हैं 22, ये उनसे मुख्तलिफ थे ये लोग? मुझे शक्लें कुछ नहीं, वो नहीं थे जी, वो नहीं थे। ये उसके अलावा वो नहीं थे। और आज भी वो आपके राब्ते में है, ये नहीं कॉफ लीग के राब्ते में? नहीं, मेरे साथ तो उसके बाद नहीं बात हो सकी। ऑब्वियसली वो भी थोड़ा शर्मिंदा होंगे। मैंने तो उनको बुलाया नहीं था साल भर, लेकिन उनसे मैं अच्छा ताल्लुक है जी। मेरी किसी से कोई जाती लड़ाई नहीं है। ठीक। मैं हमेशा समझता हूँ कि जी सियासत में हमें ना जातियात पे नहीं आना चाहिए कभी। मैं जनरली अभी मैं अली भाई को देख रहा हूँ टीवी पे, मुझे हो रहा है कि यार मतलब देखिए साले साहब, बात यह है कि अली साहब वाकई ही पीटीआई के जेन्युइन वर्कर हैं और ये जबरदस्त पॉलिटिकल वर्कर हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। आप यकीन करेंगे, मैं इनके सामने आपके सामने ये बात कर रहा हूं और ये बड़े जबरदस्त पॉलिटिकल वर्कर हैं। मैं उनको साथ शामिल करूंगा आपके। अली साहब ये फरमाइएगा सर, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, अब ये समझ नहीं आ रही कि एक सेटलमेंट हुई है, दूसरी तरफ एक दूसरी सेटलमेंट होगी, 2, 3, 4 घंटों के दरमियान क्या हो गया ऐसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया जोई साहब, और आपके जो आपने मेरे बारे में इरशाद किया उसका भी बहुत शुक्रिया। जोई साहब जो हैं, सालिक साहब के साथ हमारा 3.5 पौने 4 साल हम एक ही साइड पे बैठे रहे और एक अच्छा ताल्लुक रहा। और जब जोई साहब बीमार हुए, मैं पूछने भी गया था, वहाँ मुलाकात भी हुई। फिर जब मोनिस साहब को वजारत मिली पानी और बिजली की, तो मैं एक बार फिर गया वहाँ, फिर उनसे सबसे मुलाकात हुई। चोई साहब का, शजात साहब का फिर पूछने गया। देखिए, मैं 2-3 बातें करूंगा। पहली बात तो यह है कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता। मेरी अभी भी दुआ है कि ये एक खानदान है, ये दो नहीं है, एक खानदान है। अल्लाह करे ये दोबारा एक हो, और जो इसमें हम रोल अदा कर सकेंगे सियासत से कतई नज़र। मैं खान साहब, इजाज चोई साहब जो हमारे सदर हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब जो वैसे ही जो है दुआ वाले आदमी हैं, हम अपना किरदार अदा करेंगे इनको जोड़ने के लिए। वो तो एक ख़ानदानी चीज़ होगी, क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पे इसका दुख है कि बीच में जो इनके बैड ब्लड हुई है। लेकिन मुझे एक चीज़ और का बड़ा दुख है जिसका मुझे बड़ा मान था, और ये मैं पहली बार आज नेशनल नेटवर्क्स पे बैठ के बात किसी के सामने पहली बार चोई साहब आपके प्रोग्राम पे इसलिए कर रहा हूँ कि सालिक साहब भी बैठे हैं, मैं उनको भाई समझता हूँ, शायद मेरे से उम्र में बड़े भी हों। मैं हमेशा से 2014 के धरने के ज़माने से मुझे याद है कि मैं एक बात करता था कि जो चोई शजात साहब की और परवेज इलाही साहब की फैमिली है, इनका एक खासा है कि जब आपके साथ खड़े होते हैं फिर खड़े रहते हैं, और दोस्ती में इनका हाथ मजबूती से ये थामते हैं दोस्त का। मैं नहीं जानता था परवेज इलाही साहब को कभी भी, ना कभी मुलाकात हुई थी। 14 धरने की बात है, मुझे अचानक चोई साहब के उधर से कॉल आई और उन्होंने कहा कि कल आपने कुछ अच्छे अल्फाज हमारे बारे में इस्तेमाल किए थे, उसका शुक्रगुजार हूं। चोई परवेज इलाही साहब की तरफ से आई, और यही रख रखाव इनका भी है, चोई शुजात साहब की फैमिली का भी, एक ही फैमिली है। मैं जब कभी ये हमारा जब क्राइसिस हुआ ना जी, जो हमारे खिलाफ अदम एतमाद का सारा खेल रचाया गया, और जो बैन अल-अक़वामी एक साजिश या मुदाखलत जो भी उसको नाम दें वो हुई अमेरिका की ईमा पे, जब भी मेरे से इनके बारे में पूछा जाता था, मैं धड़ल्ले से एक बात करता था। मैंने कहा इनका एक रिकॉर्ड है कि ये हमेशा जब भी आपके साथ खड़े रहते हैं आखिर तक खड़े रहते हैं, और मैं आखिर तक इस बात पे पूरा एतमाद था कि चोई शुजात साहब, परवेज इलाही साहब, ये फैमिली हमारे साथ, ये खान साहब के साथ खड़ी रहेगी। क्योंकि देखिए, खान साहब, इनको भी पता है, सबको पता है कि खान साहब एक स्टेटस को के सामने खड़े हैं, आलमी इस्तेमाल सामने खड़े हैं। तो एक तो मुझे थोड़ा सा वो एक हुआ दिल में कि यार ये क्या हो गया, क्यों यानी कि जो एक इनकी एक बहुत मजबूत रेपुटेशन है कि एक इनका डेरा खुला रहता है, और अल्लाह ने इनको बरकत दी है, लोग इनके यहाँ आते हैं और ये बहुत शौक से लोगों को खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनकी तवाज़ो करते हैं, इज्जत देते हैं। और दूसरा ये कि जब आप खड़े होते हैं तो खड़े रहते हैं। ये हमारा थोड़ा सा मान टूटा जब ये मुलाकातें शुरू हुई उस वक्त, क्योंकि देखें यहाँ सालिक भाई ने बात की है। अच्छा, वैसे कि कमिटमेंट हुई आपस में, अभी इंकशाफ भी उन्होंने किया है कि 15 एमएनएस ऐसे थे आपकी पार्टी के
एक जो नुक्ता और, रोजाना थोड़े लंच 15 पे मिनट मोहन और सलाई वो साहब सारे से मिलते देखें, थे और चौधरी शुजा साहब के देखें, घर पे मिलते थे, ये भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये फरवरी के दरमियान ये मीटिंग स्टार्ट हुई और मार्च के मिड तक ये मीटिंग जारी रही और उन सबको ये कहा गया था कि आपने मियां शहबाज साहब के हक में वोट देना है और जब आप डी सीट होंगे तो काफ लीग आपको टिकट देगी और नून लीग आपके मुकाबले में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी और आप दोबारा जीत के वापस आ जाएंगे। और 15 लोग आज भी आपकी पार्टी के अंदर हैं। जावेद चौधरी साहब, मैं अर्ज करता हूं, देखें चौधरी सालिक साहब बैठे हैं और इनके साथ हमारा खान साहब ने भी बड़ा रिस्पेक्ट का इनके साथ रवैया रखा और इन्होंने भी खान साहब को बड़ी इज्जत दी। मुझे नहीं पता बीच में क्या हुआ, क्योंकि मैं उस डायलॉग में कभी नहीं ऐसा रहा कि ये क्यों इतनी दूरी आ गई। लेकिन एक बात मैं चौधरी साहब की करूंगा, चौधरी साहब ने बात की सालिक साहब ने कि हमारी कोई कमिटमेंट हुई, जो इनकी कोई पीपल्स पार्टी से हुई होगी, मुझे नहीं पता क्या कमिटमेंट थी, लेकिन एक कमिटमेंट तो और भी है ना चाहे चौधरी साहब, हमारी आवाम से है। जब 2018 के इलेक्शन में हम गए तो हमने और क्यू लीग ने, जब हमने सीट एडजस्टमेंट की, हमने एक कमिटमेंट की पंजाब के और पाकिस्तान के अवाम से, खासकर पंजाब के तनाज़ुर में बात हो रही है तो मैं पंजाब की बात करूंगा कि इमरान खान साहब और क्यू लीग जो है, कायद आज़म मुस्लिम लीग जिसमें परवेज इलाही साहब पंजाब के सदर हैं और अल्लाह जिंदगी दे चौधरी शुजात साहब को, वो उसके जो है बानी मबानी हैं, कि हम मिल के उन फोर्सेस का मुकाबला करेंगे जिन्होंने 40-45 साल में पंजाब को या पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। उसमें नून लीग के खिलाफ हम पंजाब में लड़े और सिंध में पीपल्स पार्टी और खैबर पख्तूनख्वा में ANP या जमीयत। अब मैं यहां एक नुक्ता जरूर रखना चाहूंगा, इसको गिला समझ लें, इसको मेरा एक सियासी मौक़िफ़ समझ लें, लेकिन कोई मैं जाती बात नहीं कर रहा, मैं अब भी इनको इज्जत एहतराम का एक रिश्ता है, लेकिन ये बात मैं जरूर करना चाहूंगा कि जब हम पावर पॉलिटिक्स करते हैं, ड्राइंग रूम्स में बैठते हैं, तो मैं इतने दूंगा तो मुझे इतने दे दो, मुझे हुकूमत में ये चाहिए, हम जब शिफ्ट करते हैं लॉयल्टीज, और पीपल्स पार्टी के पास जब क्यू लीग के हमारे ये दोस्त गए तो उस कमिटमेंट का क्या हुआ जो हमने और आपने मिलकर पंजाब के अवाम से किया था कि हम इस नून लीग के खिलाफ लड़ेंगे, जिस नून लीग। अली साहब आपका नुक्ता आ गया, मुझे चौधरी साहब से पूछना है। चौधरी साहब, ये एक सवाल आप पे किया जा रहा है कि आप लोग तो कमिटमेंट के लोग हैं, जब इमरान खान साहब के साथ आपकी कमिटमेंट थी तो आपने तोड़ा की उसको, और तोड़ने के लिए आपने 2022 का इंतजार क्यों किया? आप उससे पहले तोड़ देते अगर तोड़नी थी। जी, मैं अली भाई की इस बात की रिस्पेक्ट करता हूँ और बड़ा जेन्युइन और अच्छा सवाल उन्होंने पूछा है, मैं इसका जवाब भी जरूर देना चाहूंगा। लेकिन थोड़ा सा अगर आप पीछे चले जाएंगी तो आपको पता होगा कि उन 3 सालों में कई दफा पंजाब में आपने नोट किया होगा, खबर आ जाती थी कि जी लड़ाई हो गई, अब ये हो गया, अब मसला हो गया। वो ये था कि जी पंजाब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे और वज़ीर आला साहब के ऊपर, और बरमला कई दफा परवेज साहब भी, बाकी लोग भी, कई लोग कहते रहे खान साहब को कि जी पंजाब में आप वज़ारत आला के लिए इनका इंतखाब करें ताकि चीजें अच्छी हों, हम कोई डिलीवर कर सकें। अगर आप थोड़ा सा पीछे दिसंबर जनवरी तो आपको याद होगा जी चौधरी साहब, अली भाई भी उसकी गवाही देंगे कि एक माहौल मुख्तलिफ था। मुख्तलिफ ये था कि जी हम डिलीवर नहीं कर पा रहे, ठीक, महंगाई और ये सारी बातें जो आज हो रही हैं यही तब हो रही थी। वो तो फिर खत आया तो सारा नैरेटिव चेंज हो गया और हर चीज बदल गई। अगर आप जनवरी दिसंबर की अखबार पढ़ें तो आपको रोजाना की बेसिस पे यही नजर आ रहा होगा कि जी आगे जो है वो बिल्कुल इस हुकूमत ने डिलीवर नहीं किया, इलेक्शनों में पता नहीं क्या बनेगा, ये नैरेटिव चल रहा था। ठीक हो गया। तो लेकिन अब सवाल ये साल साहब, एक और चीज, आखिरी सवाल आपसे, यहाँ पे ड्राइंग रूम में कमिटमेंट हुई ना, वो ये थी कि जी फरमाइए, चल नहीं रही, डिलीवर नहीं कर पा रही, और मकसद सिर्फ ये है, कोई वजारतों पैसों कोई ऐसी बात नहीं थी, सिर्फ ये था कि जी परवेज इलाही साहब को वज़ीर आला बनना और वो बनाने के लिए हमें ये करना पड़ना। ठीक, हमने कोई इसमें पार्टिसिपेशन बिल्कुल ही नहीं की, शुजात साहब को इसमें धकेला गया। ओके, अब साल साहब आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइए कि क्या इमरान खान साहब ने आपको अंदिया दिया था कि हम चौधरी सालिक हुसैन साहब को मिनिस्टर बना देते हैं, मोनोसलाई के लिए हम तैयार नहीं है, क्या ये बात दुरुस्त है? चौधरी शुजात साहब जी जब डिले आ रहा था मोनो साहब के मिनिस्ट्री में तो वो चीमा साहब के सबके साथ मिलने गए थे खान साहब को। वहां पे उन्होंने जब ये बात शुरू की तो खान साहब ने कहा कि वो केसेस बहुत चल रहे हैं मोनोसलाई साहब पे, तो आप अपने बेटे को बना दें सालिक को। तो शुजात साहब ने उसी वक्त कह दिया कि नहीं, हमारी फैमिली का डिसीजन है कि मोनोसलाई साहब ही बने। और उन्होंने खान साहब को ये भी कहा कि जो अगर उस पर जो केसेस हैं आप मुझे केसेस की तफसील ना बताएं, सिर्फ मुझे आप टाइटल बता दें कि वो केसेस का टाइटल क्या। खान साहब ने कहा अच्छा मैं आपको बताऊंगा एक हफ्ते बाद, लेकिन वो काफी हफ्ते गुजर गए, उन्होंने नहीं बताया। मैंने एक दफा कभी अपने वालिद साहब को ये भी नहीं कहा कि जी मोनेस क्यों तो मैं क्यों नहीं,
या मैंने कोई उस पर नाराजगी का इजहार किया हो। ये टोटल गलत नैरेटिव है कि जी शायद उस वजह से हमारी कोई अदावत स्टार्ट हुई। मोहम्मद साहब 8-10 महीने वजीर रहे हैं, मैं दिल से आपको कह सकता हूं कि जी मैंने एक दफा भी नहीं सोचा ये कि वो क्यों तो मैं क्यों नहीं। ये बिल्कुल गलत नैरेटिव सेल कर रहे हैं कि जी शायद हमारी अदावत वहां से स्टार्ट हो गई कि उनको बना दिया तो मुझे नहीं बनाया। बिल्कुल ऐसी बात नहीं, कतई ऐसी बात नहीं। ठीक हो गया जी साहब, आपका बहुत बहुत यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर ये फरमाइएगा सर, ये फार्म फंडिंग केस तो सुबह अनाउंस हो ही रहा है, ऐसे लगता है जैसे आपने प्रेशराइज किया इलेक्शन कमीशन को कि हम एहतजाज करेंगे, सारी पीडीएम बैठ जाएगी उसके सामने, तो आपने फिर मनवा लिया इलेक्शन कमीशन को, दबा लिया आपने उनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए पहली बात तो ये है कि अगर हमारे किसी दबाव के नतीजे में फैसला आना होता तो इसमें 8 साल ना लगते। 8 साल से ज़्यादा अर्सा हो चुका है। ये बिल्कुल एक ओपन एंड शट केस है, जिसे कहते हैं कि रोज़ रोशन की तरह आया है ये बात कि ममनूआ फंडिंग या फॉरेन फंडिंग वो इलेक्शन कवानीन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ली है। तो हमारा प्रेशर तो पहले दिन से था कि इस पर फैसला करें, जल्द अज जल्द करें। 8 साल बाद फैसला हो रहा है, हमारे प्रेशर के बगैर हो रहा है। दूसरी बात यह है जी कि आपने कहा धरना देंगे, दूसरी बात मैंने कहा सामने बैठेंगे। दूसरी बात मैं आपको अर्ज कर देता हूँ, दूसरी बात अर्ज कर देता हूँ, वो ये है कि जब वो फैसला महफूज कर लिया जाता है किसी जुडिशल फोरम के ऊपर, तो वो लामहदूद मुद्दत के लिए महफूज नहीं होता। उसी टाइम होती है, वो 3 माह हो सकती है, 5 माह हो सकती है, 4 माह हो सकती है। तो यू आर बाउंड कि आपको फैसला उस मुद्दत में सुनाना है। तो ये इलेक्शन कमीशन के पास मेरी जाती राय है कि इससे ज्यादा मोहलत नहीं थी कि उसे मजीद स्ट्रेच करते। अगर फैसला आपके खिलाफ आ जाता है, आपके मौक़िफ़ के खिलाफ आ जाता है और इमरान खान साहब को अगर उसमें बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, ये कहा जाता है कि पार्टी ने अगर कोई फंडिंग आई है तो सिर्फ उसको जब्त किया जा सकता है, पार्टी इंटैक्ट रहेगी, इलेक्शन लड़ेगी और आगे सियासी सरगर्मियाँ जारी रखेंगी, आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा? देखिए हमारा इसमें कोई जाती मौक़िफ़ नहीं है, हमारा सिर्फ एक मौक़िफ़ है जो पाकिस्तान की कौम का मौक़िफ़ है कि इमरान खान साहब की और उनकी जमात के खिलाफ जो फैसला है वो जो पाकिस्तान में इलेक्शन एक्ट है उसके जो बाय लॉज हैं उसके मुताबिक होना चाहिए। अगर इलेक्शन कवानीन के तहत इमरान खान साहब ने गलत तरीके से फॉरेन फंडिंग ली है, ममनुआ फंड लिया है, और उसकी सज़ा अगर इलेक्शन कवानीन में यह लिखा है कि जमात पे बैन हो सकता है या जमात के फंड जो है वो जब्त हो सकते हैं, जमात की लीडरशिप बैन हो सकती है, जो इलेक्शन कवानीन कहते हैं उसके मुताबिक फैसला हो, नंबर 1। नंबर 2, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अक्सर ये गिला है कि ये हमारे ऊपर बात करते हैं, अपनी बात नहीं करते। मैं दूसरी सांस में ये अपील करता हूं कि अगर उन कवानीन के तहत हमारी जमात ने या किसी दूसरी जमात ने गलत तरीके से फंड लिया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। बिल्कुल सही बात। कंवर साहब ये फरमाइए, कंवर साहब है क्योंकि वो ज्यादा इस पे उनका माहिर पे गिरफ्त भी है। कंवर साहब ये फरमाइएगा सर, ज्यादा से ज्यादा क्या सजा हो सकती है? नहीं, ज्यादा से ज्यादा सजा जो हमारे इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 204 लगा रहे हैं, 210 लगा रहे हैं, 214, 214, उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि सबसे अहम फैसला जो इलेक्शन में पाकिस्तान ने करना है वो तो साबित हो गया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट है वो तो ऑथेंटिकेटेड है। उसके ऊपर लिख दिया है कि फॉरेन फंडिंग भी हुई है और ममनुआ फंडिंग भी हुई है, तादाद तकरीबन 50 लाख से 70 लाख डॉलर है। उसके तहत ये फंड जब्त हो जाएगा। इलेक्शन में पाकिस्तान सेक्शन 204 के तहत उसको ऑर्डर जारी करेगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, ये फंड जब्त कर दीजिए। फंड जब्त हो गया तो फंड जब्त होने के बाद फिर तमाम इसके आगे लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो वफाकी हुकूमत को सिफारिश कर सकता है या सिफारिश करने की पोजीशन में है कि हमने इनका फॉरेन फंडिंग का ममनुआ फंडिंग जब्त कर लिया है, अब आप आए के आर्टिकल 17 के तहत अपने कार्रवाई करने के हमें जा रहे हैं। आर्टिकल 17 क्या कहता है कंवर साहब? तो जो पार्टी फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग की बेस पर खड़ी हो उस पार्टी को कारदम करार देने के लिए वफाकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रेफरेंस राइट ठीक खुद नहीं कर सकती, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रेफरेंस भिजवाने की पोजीशन में होगी। एक बात, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का दूसरी पावर यह है कि सिंबल जो है वो वापस दे सकता है, क्योंकि हमने इनके दस्तावेज जो उन्होंने पोलिटिकल पार्टी के तहत उन्होंने जमा करवाए थे दस्तावेजात वो गलत साबित हो गए, वो हमने जब्त कर लिए। तो लिहाजा इनका जो सिंबल है वो वापस दिया जा सकता है और आगे इलेक्शन में पाकिस्तान के पास सेक्शन 215 के तहत जो इख्तियार है उस पार्टी की रजिस्ट्रेशन भी वापस दी जा सकती है।
ठीक है, यानी पार्टी कालादम करार दी जा सकती है इस पे? नहीं कालदम नहीं, नो कालदम नहीं, पार्टी की रजिस्ट्रेशन वापस तो रजिस्ट्रेशन अगर वापस हो जाए फिर बस खत्म, पार्टी की जो रजिस्ट्रेशन खत्म हो गई, किसी और नाम करें, लेकिन बात जावेद चौधरी साहब, आगे बहुत बड़ा रास्ता है, आगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हर मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो है तौसीक करना ये लाजमी है। यानी फैसला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगा, और हमारा और उससे पहले हाई कोर्ट का रास्ता नहीं है? नहीं हाई कोर्ट, उसमें लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट, ठीक, यानी इलेक्शन कमीशन ममनुआ फंडिंग को जब्त कर सकता है, जब्त करने के बाद वफाकी हुकूमत को यह कह सकता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करें इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 17 के तहत इनकी रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर सकती है, और इनका जो शनाख्ती निशान है, जो वोटिंग का बल्ला, उसे भी मनसूख कर सकती है। ये होता ये इख्तलाफ है, कर रहे हैं बाकी जो बाकी हुकूमत है, जावेद चौधरी साहब कोई कार्रवाई करनी, उनमें तो गारंटी कोई नहीं है, वो तो नहीं करेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है सिंबल वापस लेने के बारे में कार्रवाई करने की पोजीशन पे है, वो नोटिस भेजेगा, चार्जशीट करेगा, उसमें भी देर लगेगी फौरी तौर पर करने की। लेकिन इलेक्शन कमीशन खुद कोई फैसला नहीं कर सकता है कि पार्टी बैन है, इनके तमाम अरकान और सेनेटर मनसूख है, वो उसको इलेक्शन कमीशन का कोई इख्तियार नहीं। ठीक हो अली मोहम्मद खान साहब, ये जो कल का फैसला है बड़ा क्रिटिकल है दोनों लिहाज से, आपकी पार्टी के लिए भी और हुकूमत के लिए। हुकूमत का टेस्ट है, आपका भी टेस्ट है, तो आप ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ठीक फैसला किया या गलत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। ये बहुत अहम इशू है, इसलिए मैं इस पे बहुत ज़रा एक दो तीन बातें करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है, मैं बड़े अफसोस से ये कह रहा हूँ, हालांकि अभी डॉक्टर तारिक साहब ने बड़ी मुनासिब बात की है कि उन्होंने अपनी जमात हमारे बारे में कि अगर कोई लॉ की खिलाफ वर्जी किसी ने की है तो लॉ के मुताबिक डील किया जाए, लॉ के मुताबिक डील किया जाए तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन 2014 के धरने से जावेद चौधरी साहब, ये हमारे खिलाफ ये गेम चल रही है कि एक ऐसे शख्स को लॉन्च किया गया कि मेरी बहुत अरसा मेरा इस जमात में हो गया, 11 साल तो मेरे हो गए। मैंने ये जो साहब हैं इनको नहीं देखा, अकबर एस बाबर साहब को, मेरे से पहले कहीं रहे होंगे, जब हमारी पार्टी बनी है 30 अक्टूबर के बाद, बानी रोकन है पार्टी के, पहले रहे होंगे बानी जितना मुझे पता है, वो बहुत सारे अपने आप को बानी कहते हैं, लेकिन जब से मैं पार्टी में हूं मैंने इनको किसी अफेयर में नहीं देखा। हमारी पार्टी बनी है 30 अक्टूबर के बाद, और उसके बाद 2014 के धरने इम्तिहानात के बाद हमारी पार्टी बनी और बेशुमार लोग इस जमात में आए। उस जमाने में नहीं थे, उससे पहले कहीं होंगे तो होंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब 30 अक्टूबर के बाद हमारी जमात एक बहुत पावरफुल बड़ी जमात बनी, बेइंतहा फंडिंग आई फॉरेन से, हमारे जो पाकिस्तानीज वहां रहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज, ये पाकिस्तान में पहली बार जावेद चौधरी साहब, इमरान खान साहब ने कॉन्सेप्ट दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग या किसी बड़े इन्वेस्टर की बजाय आप अपने कारकुनों के चंदे से $100 से, $1000 से, ₹5000 से, ₹20000 से पार्टी चला सकते हैं। और हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी और पाकिस्तानी बेस्ड वो उनके चंदे से ये जमात चलाने का और बड़े जलसे करने का हमने एक रिवाज शुरू किया। वेस्ट में ये था, अमेरिका में, यूएस में या यूके में, जहां हमारे तर्ज की जमहूरियत एक तरह से प्रैक्टिस होती है, वहां फंडरेजिंग। अली साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है कि आपने एक नया ट्रेंड दिया था कि पॉलिटिकल पार्टी को आवाम के पैसों से भी चलाया जा सकता है। ये बात दुरुस्त है आपकी, दुरुस्त है। वैसे इससे पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था पाकिस्तान में, लेकिन दो बड़ी खौफनाक चीजें, एक तो वोटिंग क्लब जो एक चैरिटी क्लब है और उसने चैरिटीज के लिए पैसे इकट्ठे किए, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दे सकता। दूसरा, अन-निहान फैमिली जो है वो एक सियासी फैमिली है, हुक्मरान खानदान यूनिक का, वो 20 लाख पाउंड जो है वो एक पार्टी दूसरे मुल्क की पार्टी को कैसे दे सकती है? आपके तमाम सवालों का जवाब देने में बैठा हूं, मुझे थोड़ा सा अपना आर्गुमेंट पूरा करने दें कि 2014 में जब ये अकबर एस बाबर साहब लॉन्च हुए हैं, शुरू में ये अपोजिशन की जमातें उनके साथ खड़ी होती थी, एक लफ्ज उस जमाने से यूज होता रहा और आज जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको खुद ही तस्दीक कर दी कि ये फॉरेन फंडिंग का नहीं, प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है। फॉरेन फंडिंग एक और मामला है, प्रोहिबिटेड फंडिंग और मामला है। फॉरेन फंडिंग जो है ये एक ऐसी फंडिंग है जो मुल्क के खिलाफ यूज होती है, जो मुल्क के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश के तहत आप यूज कर सकते हैं, उसके बहुत सख्त रिपरकशंस हैं। प्रोहिबिटेड फंडिंग में
ममनुआ फंडिंग जिसे कहते हैं, उसमें अगर आपके पास कोई गलत अमाउंट आती है, वो इलेक्शन कमीशन कॉन्फिस्केट करके अपने पास अपने तहवील में लेके आप ना पार्टी बैन होती है, जिस तरह की कवर साहब ने बात वोटर क्लब की जो 21 लाख डॉलर है उसकी क्या जस्टिफिकेशन है आपके पास, तरीके इंसाफ और अन्य हान फैमिली के जो 20 लाख पाउंड है उसका क्या जवाब है आपके पास? देखें उसका मैं जवाब साइड पे छोड़ दें, हम ये समझ लेते हैं कि $1000 $2,000 $5,000 लोग आम पाकिस्तानियों ने दिया होगा। इल्जाम लगाया गया और हमारे खिलाफ जो है ये बदनामी तरीके इंसाफ की गई। क्या आज कोई माफी मांगने की जसारत करेगा कि हमने 8 साल से अकबर एस बाबर साहब को आगे लॉन्च सवाल ये कि अगर एक फॉरेन फंडिंग का गलत इल्जाम लगाया साहब और के वो ममनुआ वोटर क्लब फंडिंग के का पैसे केस अगर निकला। आपके अकाउंट से निकल आते हैं देन जी, और अन्य हान फैमिली के अगर 20 लाख पाउंड निकल आते हैं तो फिर देखें, क्या ये जो कोई फंडिंग होती है बाहर के मुल्क में, ये मेरी बात गौर से सुनिएगा, वहां डिनर्स होते हैं, वहां ओवरसीज पाकिस्तानीज को बुलाते हैं, वो चैरिटीज में भी फंड रेजिंग करते हैं, पार्टीज के लिए भी करते हैं, वहां कोई शख्स आ जाता है कि और वो आपको पैसे दे देता है। क्या वो एक इदारा है या कोई फॉरेन मुल्क है किसी खास एजेंसी के तहत पैसे दे रहा है, 2 या एक मिलियन शख्स ने जाती तौर पर दी है? अगर एक किसी रॉयल शख्स फैमिली ने दे रही है जाती तौर पे दी है तो वो देखा जाएगा कि क्या वो फॉरेन फंडिंग है या ममनुआ फंडिंग है। अगर फॉरेन फंडिंग है तो पार्टी बैन होगी, अगर ममनुआ फंडिंग है तो वो फिर कॉन्फिस्केट होगा, उसकी ज्यादा से ज्यादा सजा ये कि वो आप उससे तहवील में ले लेंगे। अब चूंकि खुद इलेक्शन कमीशन ने खुद ये कहा है कि ये ममनुआ फंडिंग का केस है, मैं दोबारा ये कह रहा हूं कि ये तरीके इंसाफ को बदनाम करने की साजिश है और उसके साथ साथ मुल्क की सबसे बड़ी जमात जो इस वक्त आपकी चारों बड़ी इकाइयों में खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में हमारी हुकूमत है और मरकज में इंशाल्लाह आने वाली है। हर बार ये साजिशें नहीं होंगी, इस बार इंशाल्लाह 2 तिहाई से आएंगे। एक ऐसी जमात जो खैबर से कराची तक वाहिद कौमी जमात रह गई, मैं दावे से कह रहा हूं, ये डॉक्टर तारिक मेरे भाई डिनाई कर दें। देखिए, मैं आपके आर्गुमेंट को मानता हूं, वाकई पार्टी बड़ी है और इसमें कोई शक नहीं कि वाहिद पार्टी पाकिस्तान की चारों सूबों के अंदर है। मेरा नुक्ता सिर्फ सर के चैरिटी के पैसे, क्रिकेट मैच के चैरिटी के पैसे कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी में आ सकते हैं और एक दूसरी रॉयल फैमिली जो एक मुल्क की हुक्मरान है वो किसी दूसरी मुल्क की पॉलिटिकल पार्टी को 20 लाख पाउंड कैसे ट्रांसफर कर सकती है? ये थोड़े थोड़े पैसे नहीं है। वो आप हमेशा ये कहते थे कि ये जो दूसरी पार्टीज हैं उन्होंने बड़ी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की है और ये 20 लाख पाउंड छोटी अमाउंट नहीं है सर, ये याद रखें। और इसके साथ 21 लाख डॉलर, ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है। तो इसका क्या जस्टिफिकेशन होगी आपके पास? एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। अगर उन्होंने फाइनेंस किया है तो आप उसका स्कैंडल बना रहे हैं और आप बदनाम कर रहे हैं पार्टी को सर। तो सर, मैं आपके जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए हैं मैं ज़रा उनकी तस्सीह कर दूं आपकी इजाज़त से और माजरत से कि हम ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदनाम कर रहे हैं। और अली साहब ने जो बात की है कि ये एक साजिश हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, मैं उन्हें यही अर्ज़ कर दूं कि अकबर एस बाबर साहब को किसी ने लॉन्च नहीं किया। वो बिल्कुल आपने सही फरमाया कि वो जो है इनके बानी मेम्बरान में से हैं और इमरान खान साहब का देरीना साथी हैं। और वो अक्सर प्रोग्रामों में कह चुके हैं कि मैंने एक नहीं मुतअद्दिद दफ़ा इमरान खान साहब से जिक्र किया कि जमात को जो फंडिंग हो रही है वो ममनुआ तरीके से हो रही है, वो गलत तरीके से हो रही है और गलत तरीके से इस्तेमाल हो रही है। अभी आपने सिर्फ 2 शख्सियात का हवाला दिया, आरिफ नकवी साहब का और अन्निहान फैमिली का। मेरे भाई अली ने उसका कोई आपको मौसर जवाब नहीं दिया। वो यही कहते रहे कि साजिश है, हमारी कल जवाब देंगे ना, कल जब सामने आएगी। हालांकि जब बात उन्होंने शुरू की उन्होंने कहा जी कि ये हमने एक नया ट्रेंड सेट किया है कि कोई भी जमात जो है वो अपने वर्कर्स, अपने चाहने वालों से, चाहे वो दुनिया में कहीं भी बैठे हों, 5,000 रुपया, 5 पाउंड, $10, $20, वो केस ही नहीं है। आप सिर्फ एक बात बता रहे हैं कि 20 लाख पाउंड सिर्फ एक फैमिली दे रही है। क्या उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है? इमरान खान साहब से कल इक़्तिदार में आने के बाद क्या काम लेना चाहते हैं? जो 20 लाख पाउंड देता है वो ऐसा नहीं होता कि कल आपको फिर भूल जाए, वो आप भूल जाएंगे, वो याद रखेगा। तो इसी तरह हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि जनाब इमरान खान साहब ने बीइंग अपोजिशन मेंबर ये किया वो किया वो किया, ये हमने कभी नहीं कहा। लेकिन बात यह है कि आपके अपने दौरे हुकूमत में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वो तमाम अकाउंट्स की तफसीलात दी हैं जो आपने खुद ना अपनी पार्टी के सासों में जाहिर की हैं ना अपनी पार्टी के अकाउंट्स में जाहिर की हैं। आज खुद किसी जमात का या उसकी लीडरशिप का
अपने या अपनी जमात के एहसास छुपाना, ठीक। क्या ये सादिक और अमीन सर मसला ये है कि ना होने ये के मुताबिक फैसला नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने नहीं कहा। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट ओपन करनी है, अपना फैसला सुना देना है कि जी ये ममनुआ फंडिंग हुई है और ये इन अकाउंट्स में हुई है, साथ वो एक मशवरा दे देंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। तो अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है और सुप्रीम कोर्ट पे आपको एतमाद नहीं है, ये भी याद रखें आप। बात यह है जी कि सुप्रीम कोर्ट में हमें पहली बात यह मुकम्मल एतमाद है। इससे पहले भी अभी जो 3 रुकनी बेंच ने फैसला किया, हम 3 रुकनी बेंच को ही दस्त बदस्ता गुजारिश कर रहे थे कि फुल कोर्ट बिठाएं। सुप्रीम कोर्ट की जजेस की बात कह रहे थे, हम ये नहीं कह रहे थे जनाब कि फैसला सुप्रीम कोर्ट के बाहर हो। सिर्फ हम ये कह रहे थे कि अगर 3 दिमाग जो अपनी जहानत और अपना सारा आप ये कहें कि विजडम अप्लाई करके कोई फैसला कर सकते हैं, अगर 18 जजेस बैठेंगे तो वो विजडम ज्यादा बेहतर तरीके से अप्लाई होगी। आप ये हमारी बाइकआउट नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरा ये दूसरी बात ये फुल कोर्ट हो। तमाम एक छोटी एक पार्टी के लिए, छोटी बड़ी पार्टी के लिए फुल कोर्ट बनाने की क्या जरूरत है सर? केस तो बड़ा सिंपल है। नहीं देखें, अगर तो आप पुराने केस की बात कर रहे हैं, मैं वो कह रहा हूं जो कल से वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर था जो अब शुरू होगा कल से। अफसोसनाक बात, सिर्फ एक जुमला कह दूं फिर आ जाता हूं इस पे, कि मुल्क प्लैटिनम जुबली मनाने जा रहा है, 75वीं सालगिरह, और हमसे आईन की एक शिक की तशरीह नहीं हो रही। ठीक सर, उसको क्लोज करें। और अब अगली जो बात है ना, अगला बात कर कल से जो केस बनेगा, क्या आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करेंगे? कोई गवर्नमेंट ने करना है और सुप्रीम कोर्ट का आपने बाइकआउट कर रखा है, यानी 3 जजेस का तो किया हुआ है आपने, चीफ जस्टिस। तो सब सुप्रीम कोर्ट का बाइकआउट नहीं किया, वो एक बेंच का बाइकआउट था, एक बेंच का बाइकआउट था। बेंच में हमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान है सर, और है देखिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान की आईन से बाला है? नहीं, चीफ जस्टिस का बाइकआउट किया हुआ आपने। कोई भी शख्स इस वक्त पाकिस्तान में वो किसी भी ओहदे के ऊपर हो, पाकिस्तान के आईन से बालातर नहीं है। सर जो फैसला आईन से ही वो अपने इख्तियारात ड्राइव करता है और उसी के तहत वो चलता है और उसके मुताबिक है। एक बात आप सुप्रीम कोर्ट सुने ना, ये तो हम ये कह रहे हैं ना कि अज्यूम कर रहे हैं, फैसला कल आए, उसके बाद अगर नौयत ये बनती है कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी फेडरल गवर्नमेंट, जरूर करेगी। अगर ये नौयत आती है, लेकिन कल फैसला आने दे। और मैं दोबारा ये बात, फुल कोर्ट बने, मैं दोबारा ये बात, इस फैसले के ऊपर तो बननी ही फुल कोर्ट चाहिए। ये दोबारा 3 रुकनी बेंच की बात ही नहीं है, मैं समझता हूं बस की बात ही नहीं है कि आप दोबारा देखें ना सर, पॉलिटिकल पार्टी है सर, उसके लिए एक जज भी काफी है सर। सर बात ये है कि मुझे आप पे इस प्रोग्राम में अगर एतमाद नहीं है तो मैं उठ के चला जाऊंगा। आपको भी पता होना चाहिए यार कि मेरे ऊपर अदम एतमाद हो गया। प्रोग्राम है, अदालत है, मैं उसको कंपैरिजन उस हवाले से नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि अगर 3 रुकनी बेंच के ऊपर एतराज था या है तो फुल कोर्ट, लार्जर कोर्ट किसी वक्त भी बन सकती है। वो बहस दूसरी तरफ चली गई है। देखें ना, मैं दोबारा ये बात इमरान खान साहब भी यही बात कर रहे हैं, उन्हें चीफ इलेक्शन कमीशन पे एतमाद नहीं है, लेकिन उस पे आप उनकी बात नहीं मान रहे और खुद आप सुप्रीम कोर्ट पे अदम एतमाद कर रहे हैं। कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे एतमाद ना होने की वजह मुझे इमरान खान साहब की यही समझ आ रही है कि वो कबल अस वक्त एज्यूम कर लिया उन्होंने कि फैसला क्या होगा। ठीक है, और आपने भी अज्यूम कर लिया फैसले के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट में आप ये मुतवक्का फैसले की अज्यूम करते हुए प्रेशर डालने के लिए वो तो सर आप प्रेशर डालने के लिए कॉर्नर कर रहे हैं, कोर्ट पे प्रेशर डालने के लिए कॉर्नर कर रहे हैं। चलें मैं आपको इसको इस तरह कह देता हूं कि इमरान खान साहब ये कहने में बिल्कुल हक में जानिब है कि 5 रुकनी बेंच है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। अगर वहां पे चीफ साहब ये कहते हैं कि जी 3 रुकनी बेंच फैसला देगा, मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूं, वो कहें कि नहीं 5 रुकनी बेंच बैठे, मैं 3 रुकनी बेंच में नहीं इत्मीनान, अली साहब वो कहने में हक में जाने में। और यही हम सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काबिल एहतराम है, वही फैसला सुनाए, लेकिन अगर बेंच बड़ा होना चाहिए। ओके, तो विजडम जो है अली साहब ये फरमाइएगा कि आपको पिछले 2 साल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज है। आज भी इमरान खान साहब ने कहा है कि जुमेरात के दिन हम एहतजाज करेंगे इलेक्शन कमीशन के सामने। अब अगर कल फैसला आपके हक में आ जाता है तो तब भी आप इलेक्शन कमिश्नर को पसंद नहीं करेंगे, तब भी आप चाहेंगे कि उनको रिमूव कर दिया जाए और जुमेरात को फिर भी आप एहतजाज करेंगे? देखिए वो तो जो एहतजाज की बात इमरान खान साहब ने की है, जो अभी हाल ही में पिछले कुछ अरसे से जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक आईनी इदारा है, काबिल एहतराम है, उसको जिस तरह से कंडक्ट किया गया, हमारी जमात को हमें उस पर सख्त एतराज़ है। डस्का से लेके और अभी ये जो इलेक्शन हुआ है, ये आप ये ना समझें कि ये कोई आसानी से हम जीत गए या हमारा मुकाबला सिर्फ एक सियासी जमात से था। ये मुकाबला हमारा पूरा सिस्टम से था और सब कुछ हमारे खिलाफ चल रहा था, और कुछ सीटें और हमारी ऐसी हैं जो हम जीत गए थे या जीत सकते थे, जिसमें हमारे खिलाफ हर तरह से इंतजामिया को हर चीज यूज हुई
फॉर एग्जांपल जो हमारा कोटा का जो इलेक्शन था डिवीजन का, वो हमारी जीती हुई सीट है, उसमें क्यों नहीं रिकाउंट दिया गया? मैं 2 इलेक्शन लड़ा हूं, अल्लाह ने इज्जत दी है, दोनों दफा मेरे हरीफ ने रिकाउंट मांगा, मैंने उसको अदालत में नहीं जाने दिया। मैंने कहा मांगते हो इधर ही रिकाउंट, मेरे जैसा बंदा रिकाउंट दे सकता है, तो वो तो रिकाउंट एक हक है एक शख्स का कि आपने उसको रिकाउंट, वो भी 40-50 वोट्स का फर्क था। ये एग्जांपल मैंने आपको दी है। बाकी जहां तक कल के इलेक्शन का ताल्लुक है, उस पर सिर्फ मुझे नहीं पता कितना टाइम आपके पास है, लेकिन आज का अहम प्रोग्राम है, मैं दोबारा ये बात करता हूं कि सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं, और भी जो कौमी जमातें थी या हैं, जब भी किसी कौमी जमात को तोड़ा गया या कौमी जमात को सियासी मैदान की बजाय किसी और तरीके से बाहर करने की कोशिश की गई, उसका खमियाजा सिस्टम ने और हुकूमत ने, रियासत ने वो पे किया है। इस वक्त वाहिद तहरीक इंसाफ है। एक जमाने में पीपल्स पार्टी थी कौमी जमात, अब सिंध की रह गई, मुस्लिम लीग नून अपर पंजाब की रह गई। मैं माजरत से कह रहा हूं, मेरी ख्वाहिश है कि मुस्लिम लीग नून मुल्क की जमात बने, लेकिन इस वक्त वाहिद जमात तहरीक इंसाफ सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है, जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं है। तब भी इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ हैं और आप चाहेंगे कि उनको फारिग किया जाए, क्योंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हैं वो बड़े जबरदस्त है, अलार्मिंग, आंखें खोलने के लिए काफी है आपके लिए। उसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट के जो मोजेस जज साहब ने कि जिमनी इलेक्शंस के पीछे हम खड़े थे, इसलिए फेयर इलेक्शन हुए हैं। देखिए, ये जिमनी इलेक्शन में जितने फेयर इलेक्शन हुए हैं, वो आप जाके ग्राउंड रियलिटीज जाके चेक करें। जिस तरीके से पर्चे काटे गए, जिस तरीके से हमारे कारकुनों को उठाया गया, जिस तरीके से लोगों को हरासा किया गया और हर बार आजमाने की कोशिश की गई। अवाम इमरान खान साहब के साथ ही, इमरान खान की ताकत और कुछ नहीं है, सिर्फ अवाम है। अल्लाह के बाद अवाम इमरान खान की ताकत है। अगर ये अवाम इमरान खान साहब के साथ नहीं होती, आज आप हालात देखते, पता नहीं हमारे साथ क्या कर देते। इसलिए मैं ये दोबारा ये बात कर रहा हूं कि ये हम पे किसी का एहसान नहीं है, अल्लाह ताला के बाद अवाम का हम पे एहसान है कि अवाम हमारे साथ थी, इसलिए इनकी सारी गेम जो है वो फ्लॉप हुई है। दोबारा मैं ये कह रहा हूं, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वहदत की अलामत है। ये आम आदमी की जमात है, आम आदमी को दीवार से ना लगाया जाए। वैसे क्यों तोड़ रहे हैं आप एक पार्टी को जो वहदत है पूरे पाकिस्तान की, क्यों आप उसको खराब करना चाहते हैं? मामूली सा आपका इख्तलाफ है सियासी। देखिए, पहली बात तो ये जी कि हम किसी भी सियासी जमात को ये कहें कि हम तोड़ना चाहते हैं, हम उसको गैर सियासी तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। हम सियासी जमात का मुकाबला सियासी मैदान में करेंगे, हम अपने सियासी हरीफों को सियासी तरीके से हराएंगे, इंशाअल्लाह सियासी मैदान में लड़ेंगे। लेकिन अभी मेरे भाई अली मोहम्मद खान ने ये बात की कि हम सबसे बड़ी जमात है और हम सियासी जमात हैं। जो सबसे बड़ी जमातें होने का दावा करती हैं ना, होती तो दूर की बात है ना, दावा भी जो करती हैं वो किसी भी सियासी लीडर को ना गद्दार कहती हैं, ना किसी के लिए मजहब कार्ड इस्तेमाल करती हैं। जब आपके पास खत्म होती है करप्शन तो कैसे सर, क्या इमरान खान साहब ने किसको गद्दार नहीं किया? किसको मीर सादिक मीर जाफर नहीं कहा? इदारों के सरबराहों को मीर सादिक मीर जाफर का, पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराहों को मीर सादिक मीर जाफर का, गद्दार का। जब चोई साहब आपके पास पॉलिटिकल आर्गूमेंट खत्म होता है, सियासी दलील खत्म होती है, सियासत की जो इंतहा होती है, खत्म हो जाती है आपकी सियासत, आप गद्दारी के फतवे बांटते हैं, आप कहते हैं हम सियासी जमात हैं। सियासी लीडर इस तरह के होते हैं। आए सियासी मैदान में मुकाबला करें। आपने बात की है, मैं बिल्कुल रिगार्ड करता हूं कि सियासत में, सियासी मैदान में मुकाबला होना चाहिए, लेकिन उसमें आप गद्दारी के फतवे तो ना बांटे। अगर आप सियासी, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि दावे करते हैं सियासी जमात होने के, ये बेसिकली इमरान खान साहब का एक फैन क्लब है। आप दोनों का कल्ट है जो इमरान खान साहब के फॉलोअर्स हैं, कोई सियासी जमात नहीं है, कोई इनका ट्रेंड है लोगों को जो गालियों का। आपका भी इम्तिहान है और उनका भी इम्तिहान है। अगर कल आपके खिलाफ फैसला हो जाता है, सर कोई हमारा इम्तिहान नहीं है, तो आपने मानना पड़ेगा ये इलेक्शन कमीशन का इम्तिहान है। और इलेक्शन कमीशन को मैं अपील करता हूं कि इलेक्शन कवानीन, इलेक्शन एक्ट में जो दर्ज है उसके मुताबिक फैसला करें। वक्त आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। कल का दिन बहुत ही अहम होगा, कल बेशुमार चीजें तय हो जाएंगी। कल दोबारा मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज।